गुड्डी, तुम यहां क्या कर रही हो? खैर, ये बताओ पीर साले का नया कारनामा क्या है? ताया सरकार ने उस पर बैन क्यों लगाया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उनका इतना स्ट्रांग रिएक्शन। अब वो जैसा भी है तो हमारे खानदान का अपना ही। इसे क्या खास मुझे घूरने के लिए बुलाया कहीं से? लो, चली गई। जब से मैंने इसे देखा है मुझे यूं घूरे जा रही है जैसे किसी भी वक्त मुझ पे हमला कर देगी। आप अपना हाथ तो हटाइए प्लीज। क्या हुआ, अभी तक नाराज हो अम्मा काली वाली बात पर? शाबाश, नाराज ना होना, ऐसे ही मजाक कर रहा था तुमसे। अब जो तुम्हारा है वो मेरा है, हम मिलकर मोहब्बतें बांट लेंगे। तो ये कहा है मामी से जेठ जी ने? जी बीबी मुर्शद, मैं तो कहती हूँ आप भी ना चली ही जाती। इतना हल्का समझ लिया है हमें कि जेठ जी फोन पर हमें दावत का ऑर्डर देंगे और साफ लफ्ज़ों में कह देंगे कि दावत सिर्फ रबील के लिए और आपके लिए है। मैंने पीर साले को मदु नहीं किया और मैं अपने बेटे को छोड़कर चली जाऊंगी। पर बीबी मुर्शद, इसका नुकसान तो हुआ ना। उन्होंने तो बरादरी के बुजुर्ग के सामने साफ साफ कह दिया कि वो छोटे सरकार से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ताल्लुक तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है मुंदरी? लोहो कलम से रिश्ता तोड़कर बताएं तो मानो। खुदा की खुदाई में मेरा बेटा बख्तां वाला ख़ानदान का चश्मो चराग है, बदनाम है, बदमाश है, पर बदजात नहीं। उसी ख़ानदान का खून है, वो वारिस है उस ख़ानदान का। और मैं अपने बेटे को लखी महल का हिस्सा बनाना खूब जानती हूँ। बीबी जी, सुना है बड़े सरकार बहुत ही बरहम है, कमरा भी अलग कर लिया उन्होंने। और बीबी से तो वो बात भी नहीं करते हैं, कहते हैं इस बच्ची को मैं बाप बन के पालूंगा। इसी वजह से ना बीबी शहर बानो और बड़े सरकार के बीच में बिगाड़ पैदा हो गया है। तुझे यकीन है कि ऐसा कुछ हो रहा है वहां? जी बीबी जी, पक्की खबर है। ये कमरा अलग कर देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, लेकिन शादी के 20 साल के बाद तो बीवी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो दिल से उतर ही जाती है। शौहर बहाने ढूंढता है उससे जान छुड़ाने के। ढलती उम्र के साथ तो मोहब्बत को भी ज़वाल है मुंदरी। शहरबानों की खूबसूरती देखकर पीर बख्त सुभान की नीयत ख़राब हो गई और उसने मेरे साथ बचपन की मंगनी तोड़कर मेरी बहन को ले लिया। मुंदरी, उसने तो मंगेतर ऐसे बदल डाली जैसे दुकान से खरीदी जाने वाली कोई कमीज तंग पड़ जाए तो बंदा कहे मुझे पूरी नहीं, मुझे बदल कर दूसरी दे दो। बताओ भला मुंदरी, ख्वाब देखे मैंने और तबीरें मिली शहरबानों को। सारे का सारा हक मेरा था।
ये तो कुदरत का दस्तूर है। काले को हमेशा गोरे की चाह होती है और कम इल्म को आलिम की तलब। मैं भी मीठी मीठी बातें कर सकती थी, उसकी मोहब्बत की खुशी में खुश इखलाक बन सकती थी। मुझे मौका तो देता पीर बख्त सुभान। उसने तो यूं ही खड़े खड़े मुझे मुस्तरद कर दिया। और अब वही कुछ मेरे बेटे के साथ भी कर रहा है। लेकिन मां अपने साथ होने वाली ज्यादतियां अपनी औलाद पर दोहराने नहीं देगी कभी भी। आज तो जाना बनता है मेरा। बीबी जी, इस वक्त जश्न चल रहा है वहां पे। यही तो वक्त है मुंदरी वहां जाने का, बड़े सरकार का बड़ापन देखने का। जाओ पीर साले से कहो लखी महल जाना है, तैयारी कर ले। जी जी, बेहतर। अरे तुम मालका हो ना? जी। वही जो बाजी की तीमारदारी पे आई थी। जी। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? हाफिज साहब कहाँ हैं? जी, उनकी वफ़ात हो गई। बड़ा ही नेक इंसान था तुम्हारा अब्बा। तुम्हारा भाई क्या करता है? जी, अपना छोटा सा होटल है उनका। और शौहर? जी, परदेस गया है। इसीलिए ना सारी बांदियों से ज़्यादा कीमती कपड़े पहन रखे हैं तुमने। हुलिये से ही किसी अमीर आदमी की बीवी लग रही हो। अरे नहीं मामी जी, इसका शौहर तो ऐसे गायब हुआ है कि मिलता ही नहीं। ये तो मेरे कपड़े हैं जो इसने पहने हुए हैं। वो इससे तो क्या, अपनी बेटी से तक नहीं मिलने आया कभी। अब साईं ने कहा है कि अपनी परवरिश में ले लेंगे, अपनी बेटी बनाकर पालेंगे उसे। वैसे शौहर भी ना, कोई एहसास नहीं होता इन्हें। बच्चों का कोई ना कोई सरपरस्त तो बन ही जाता है, लेकिन बीवियां तो दर बदर रह जाती हैं। मलका, अल्लाह उसके दिल में तुम्हारे लिए रहम डाले। इस दुनिया में नेक कार के लिए बड़ी आजमाइशें हैं। हाफिज फजल दीन की बेटी इस गांव की सबसे पहली मैट्रिक पास लड़की, सोनी सूरत और सीरत वाली, सबसे ज्यादा दुख झेल रही है। अजीब रंग है मेरे मालिक के। अच्छी भली शादी इसके चचा के बेटे के साथ हो रही थी, बस हिसाब में आ गया और दरगाह पे जाकर बैठ गया। क्या मतलब? इसकी शादी इसके चचाजाद से नहीं हुई? अरे कहाँ, लोगों का ख्याल है कि वो माइयों वाली रात ही भाग गया था। हाफिज साहब शर्म के मारे सुबह सवेरे अंधेरे में से लेकर कहीं चले गए। अब हाफिज फजल दीन जैसा शरीफ आदमी लोगों को क्या जवाब देता। इनके गायब होने के 2-3 महीने बाद इसका चचा का लड़का वापस आ गया और हमारी दरगाह पे बैठ गया। ऐसा कमला गया था कि किसी की बात का जवाब ही नहीं देता था, जैसे गूंगा हो गया हो।
बद दुआ लग गई दरवेश हाफिज फजलदीन की। तो किससे हुई तुम्हारी शादी? जी था कोई। तुम्हारा अजीज था कोई? जी दूर का। अच्छा, वैसे कभी अपने चचाजाद भाई को जाकर दरगाह पे तो मिलो। ये क्या करेगी जाके? उसे तो होश ही नहीं है, वो तो बिल्कुल मजसूब है। मलका, जी सरकार। एक कप चाय तो पिला दो। जी सरकार। क्या हुआ? तुम्हारी जोड़ी टूटी? मेरा तो दिल टूटा। टूटा क्या, बल्कि कुचला गया उसके जूतों के नीचे। दूसरे इयररिंग के साथ साथ वहीं कहीं उसके पैरों तले गिरा था। जी साले भाई। राबेल, कहाँ हो तुम? और कितनी देर है? आ रही हूँ साले भाई, बस आ रही हूँ। आखिर कहाँ से आ रही हो तुम? पहुंच ही नहीं पा रही। आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। एक तो ताया सरकार ने जिंदगी अजाब की हुई है। अच्छा खासा प्राइवेट बीए कर रही थी, पकड़ के यूनिवर्सिटी में डाल दिया। देखता हूँ अपनी बेटी को हॉस्टल में रखते हैं या घर में। सारा इनकलाब पराए बच्चों के लिए ही होता है।
राबेल, अब क्या है? बैठो गाड़ी में। साले भाई, आपने फाइनल ईयर की लड़के की बाइक को डैमेज कर दिया है। मैंने? अच्छा, सिर्फ लाइट ही टूटी है ना? बैठो आकर। अच्छा, ये तो सेकंड ईयर के राबेल की गाड़ी है। यार ये भाई है उसका, यहाँ पहले भी ऐसे ही दंदनाता हुआ आता है। देख ली, सॉरी भी नहीं बोलेगा। मैंने तो इसे पहली बार देखा है। अबे नहीं यार, ये बड़े लोगों की बेटी है। खुद तो सादा सी रहती है, मगर इसका ये भाई पूरे प्रोटोकॉल से आता है। बड़ा गुस्सा है इसमें। कौन है ये? रहने दे भाई, स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी है। चले। स्टूडेंट यूनियन का लीडर? नखरा तो ऐसे दिखा रहा है जैसे रूलिंग पार्टी का लीडर हो। लगता है इसने सिर्फ घूरना ही सीखा है। जाहिर है भाई, आपने उसे सॉरी तक नहीं बोला। ठीक कहा तुमने। तुम बैठो और मैं उसे सॉरी बोल कर आता हूं। ठीक कहा तुमने। तुम बैठो और मैं उसे सॉरी बोल कर आता हूं। आ रहा है माफ़ी मांगने। देख कबीर, किसी भी लिहाज में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से अपना नुकसान मांग लेना। बहुत पैसा होता है इन जागीरदारों के पास। घूर किसे रहे थे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें इस तरह घूरने की जरूरत क्या है? तुम अपने होश में तो हो? बेहोश तेरे जैसे लोग होते हैं, मेरे जैसे नहीं, समझा? क्या मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। चल शाबाश, नुकसान पूरा कर। फर्ज करो कि मैं पूरा नहीं करता, तो क्या कर लोगे? फर्ज नहीं, तू पहले फैसला कर। तू नुकसान पूरा कर रहा है या अबे ओ यूनियन लीडर, सारी फूफा खत्म हो गई क्या?
कमजात, तेरी इतनी औकात कि तुम मुझे पत्थर मारेगा? भाई आप ये क्या कर रहे हैं? ये गांव नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत हर जगह है। मैं तुम्हें सिखाता हूं दादागिरी क्या होती है। भाई छोटे इसको। राबी, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। उस दिन से तुम्हारी कभी कभी की मुस्कुराहट, हमेशा की नफरत और मैं पूरी की पूरी मोहब्बत में बदल गई। अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? आज लखी महल में जश्न है, मेरे दामाद का शानदार इस्तकबाल है वहां। आप भाई के बगैर जाएंगी वहाँ? आपने तो खुद ताया सरकार को मना कर दिया था। तो तुम कौन सा उसके बुलाने पर हमारे लिए रुक जाती हो? मैं तो समझी थी तुम तैयार होके जा चुकी होगी। वैसे राबील, अगर तुम आज हमें छोड़कर चली जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। आखिरकार तुम्हारा घर है, एक दिन तुम्हें वहीं जाना है। ये बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि बुसीदा होके ख़त्म हो चुकी है। बाज़ बातें ना पुरानी होती हैं और ना ख़त्म, बल्कि हमेशा रहती हैं, कभी ज़ख्म बनकर और कभी मरहम। जैसे ये रिश्ता, अगर तुम्हारी शादी हराम से नहीं होती तो ज़ख्म बन जाएगा, और अगर तुम्हारी शादी हराम से हो गई तो मेरे ज़ख्मों का मरहम बन जाएगा। मेरे ख्याल में आप ज़ख्म के लिए तैयार रहे। बाज़ औक़ात मरहम एक ही होता है राबील, जो दोनों ज़ख्मों को शिफा देता है। तुम्हारा ताया मुझसे नफ़रत कर सकता है, साले से नफ़रत कर सकता है, लेकिन तुमसे ना नफ़रत कर सकता है और न ज़्यादती कर सकता है। शाबाश, तैयार हो जाओ, तुम्हारा मंगेतर परदेस से आया है। अम्मा, खुदा का खौफ करें, उसे तो पता भी नहीं है इस बात का। तो अब बता देंगे ना। अम्मा, खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करें, मुझे नहीं करनी है शादी। खत्म कर दे इस किस्से को, नहीं करनी चाहिए शादी। अम्मा, नहीं करनी मुझे ये शादी। कौन है वो? कौन? जिसकी वजह से तुम्हें इतना पढ़ा लिखा, काबिल और खानदानी लड़का अच्छा नहीं लग रहा।
कोई भी नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। अगर ख्यालात की रूह भटक कर किसी और जानिब निकल जाए तो उसे अपने खानदानी मर्तबे और मकाम की रस्सियों में जकड़कर वापस खींच लेना। तुम उन लड़कियों में से नहीं राबी जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते करते अपने लिए बर भी चुन लाती हैं। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल नहीं मानता इस रिश्ते को, और वैसे भी मैंने एहराम को कभी इस नज़र से नहीं देखा। अम्मा मैंने अपने दिल को बहुत समझाया लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं है। हमारे खानदान में दिलों की बातें सुनने का रिवाज नहीं है, दिमाग की मर्जी चलती है। यहां दिल की हैसियत हमारे घराने में बार बार पैदा होने वाली 7वीं 8वीं बेटी जैसी होती है, जिसका हंसना रोना होना ना होना हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उसकी हर आवाज बेआवाज होती है। और दिमाग इकलौते बेटे खानदानी वारिस जैसा होता है, जो रिश्ते निभाना और संभालना जानता है, नफे नुकसान का फर्क समझता है, इसलिए उसी का हर फैसला माना जाता है। और दिमाग बादशाह के हुक्म के मुताबिक तुम तैयार हो जाओ, दखी महल जाने का वक्त आ गया है। अब तबीयत कैसी है? दर्द है। बुखार तो नहीं? रहने दे, तुझे क्या मेरे मर्ज से। चल उठना, कुछ खा ले, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। पड़ा रहने दे मुझे यूं ही। तू जा, जाके अपना होटल संभाल और 2-4 नए झूठ खड़। उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, वो लौटना नहीं चाहती। जब आना चाहेंगी आ जाएंगी। हमने उन पर अपने दरवाजे बंद तो नहीं ना कर दिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाला अब्बा। अब तेरे मेरे दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी, पते की बात। या तो मुझे फुप्पी का पता दे, नहीं तो छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। अच्छा तो खाना तो खा लेना। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वो 4 साल का कबीर नहीं रहा अब्बा, जिसे तू बिस्किट देके बहला लेता था। हाँ, अब तू बड़ा हो गया है ना, तेरे कंधे चौड़े हो गए हैं और मेरे कंधे झुक गए हैं। तब भी तू वही चीज़ मांगता था जो मैं नहीं दे सकता था, और आज भी तू वही चीज़ मांग रहा है जो मैं तुझे नहीं दे सकता। तब तू माँ मांगा करता था, और आज फुफी फुफी मांग रहा है ना। रोज तू मुझसे कहा करता था मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है बाबा। और मैं तुझे बिस्कुट दिलाकर बहला दिया करता था, और तू बहल भी जाया करता था। पर मैंने जान नहीं छोड़ी तेरी जब तक तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, तुझे याद है ना कबीरे वो दिन
जिस दिन तुझे बुखार था और उस दिन भी तू जिद कर रहा था कि मेरी माँ से मिला दो, माँ से मिला दो, तो मैंने तुझे कहा था हाँ 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 कबीर, मैं तुझे तेरी माँ के पास ले चलता हूँ। मैंने तुझे वुज़ू कराया, तपते हुए जिस्म से तूने खुशी खुशी वज़ू किया। तू समझ रहा था मैं मुंह हाथ धुला रहा हूँ तेरा। फिर तूने कहा आज तो मैंने अम्मा से मिलना है तो मैं नया जोड़ा पहनूंगा। तो तेरी पुप्पो ने तुझे तैयार किया, वो आंसू से तुझे कपड़े पहना रही थी। तूने उसे तसल्ली दी, तूने कहा पुप्पो रो मत, मैं अम्मा से मिलकर वापस आ जाऊंगा, जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर तू सारा रास्ता मेरे कंधे पर बैठा खुशी खुशी हर आते जाते को कह रहा था मैं अम्मा से मिलने जा रहा हूं, मैं अम्मा से मिलने जा रहा हूं। और हर इंसान मुझे अफसोस से देख रहा था। मेरी खुशी के जवाब में हर एक के चेहरे पे उदासी थी। कब्रिस्तान के गेट पे तूने मुझे कंधे से उतारा। मैं तब भी बहुत खुश था। कब्रों के दरमियान से गुजर रहा था और सोच रहा था कि ये क्या छोटे छोटे से पहाड़ हैं। फिर तूने मुझे एक कब्र के पास ले जाके खड़ा कर दिया। हाँ, तूने हैरान होकर कहा मैंने अपनी अम्मा से मिलना है अब्बा। और तूने कहा ले मिल ले अपनी मां से। फिर तूने कहा ये तो छोटा सा पहाड़ है अब्बा, ये मेरी अम्मा तो नहीं। और तूने रोते हुए कहा ये छोटा सा नहीं, गम का पहाड़ है। हर दुनिया से जाने वाला अपने पीछे रह जाने वालों के लिए अक्सर गम का पहाड़ छोड़ जाते। मैंने अपने शऊर का पहला कदम कब्रिस्तान में रखा था। जिस तरह तब मुझे सब्र आ गया था ना अब्बा, और मैंने एक बार भी अम्मा का नाम नहीं लिया, उसी तरह मुझे इस बार भी सब्र आ जाएगा। मुझे बता अब्बा, फुप्पी कहां गई, क्यों गई, क्या कहानी फुप्पी के पीछे? मुझे बता अब्बा, बता मुझे, फुप्पी कहां गई, क्यों गई, क्या कहानी है फुप्पी के पीछे? मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा है अब्बा, जैसे छुपा हुआ। ऐसा कौन सा मुर्शिद है जिसने अपना भाई बुला दिया, भतीजा बुला दिया, यहां तक कि अपना घर बुला दिया। जवान बेटी को लेकर धक्के खा रही है उन पीरों में। अब्बा मुझे एक बार जाने दे उसके पास, सवाल करने दे उससे। मुझे यूं बेचैन करके मत मार अब्बा। ना, अल्लाह ना कर, ऐसा ना कर पुत्र। तुझे मेरे सर की कसम है, मुझे फुप्पी का पता बता अब्बा, बता मुझे, नहीं तो सुबह तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं तुझे बता रहा हूं। लकी महर बख्ता वाला। बख्ता वाला?